हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ट्रिक्स क्लासेस। शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक इंस्टीट्यूट में कई हजारों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसमें से कुछ लोग आपके एसएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, टॉप रैंक ले लेते हैं, और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऐसा होता है जो कि सेलेक्ट नहीं हो पाता। क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? इस पर जरूर विचार करिएगा। कहानी यहीं से शुरू होती है हमारी। क्या आपको सिर्फ उसका एक फैक्टर इंटेलिजेंस लगता है कि ये इंटेलिजेंट लोग हैं इसलिए ये सिलेक्ट हो जाते हैं और बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होते? देखो, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस का जो रोल है एसएससी में वो सिर्फ 10% है, सिर्फ 10%। कारण भी बताऊंगा। कारण उसका ये है क्योंकि एसएससी जो आपका एग्जाम है वो आईएएस की तरह बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। इसमें इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो जो इंटेलिजेंस का रोल है वो सिर्फ 10% है। फिर बाकी 90% रोल किसका है? बाकी 90% रोल आपके हार्ड वर्क का है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। जितनी गधा मजूरी करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही सक्सेस का रेट आपका बढ़ता चला जाएगा। हार्ड वर्क के साथ हम लोगों ने हजारों स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, और हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, क्या हैबिट रही उनकी, क्या टाइम टेबल उन्होंने फॉलो किया, क्या सीक्रेट्स रही। और हमने ये बात गौर की कि 7 ऐसी आदतें थी जो कि हर बच्चे में जिसका हमने इंटरव्यू लिया और जो सफल हुआ और जो टॉप रैंक में आया, 7 आदतें ऐसी थी जो सभी में पाई गई, ठीक है। तो यहां पर हम वो 7 आदतें आपको बता रहे हैं और हमारी ये आपसे पूरा एश्योरेंस है कि ये आप वीडियो एंड तक देखो, ये रिक्वेस्ट है हमारी। और एश्योरेंस ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसकी दशा और दिशा दोनों में आप देखोगे कि एक ड्रास्टिक चेंज आया है, एक परिवर्तन आया है। एक बात सबसे पहले जो हमारी समझने की है वो ये है कि जो हमारे टॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई डिफरेंट चीज करते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि आप किरण की किताब लगा रहे हो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के लिए या रीजनिंग के लिए आप लगा रहे हो, वो भी वही लगाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वो भी वही लगा रहे हैं। वो कोई डिफरेंट चीज नहीं कर रहे हैं कि वो जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास होके आए हैं या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग different things. What they are doing? They do things differently. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इंग्लिश की, ठीक है। डिफरेंटली, काम जो आप कर रहे हो वो भी वही कर रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो वो भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग आपने ज्वाइन की है उन्होंने भी वही कोचिंग ज्वाइन की है। बस उनकी जो अप्रोच है, जो उनके देखने का नजरिया है, जो उनके सॉल्व करने का नजरिया है पूरे कोर्स को और क्वेश्चंस को, वो थोड़ा सा अलग है। तो जो काम आप कर रहे हो वो भी वही कर रहे हैं, बस वो अलग तरीके से कर रहे हैं। उनका उन चीजों को देखने का नजरिया अलग है। अगर आप वो नजरिया डेवलप कर लोगे तो आप भी श्योरली सक्सेस होगे। वो नजरिया आज जब तक आप ये पूरा वीडियो देखोगे श्योरली आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा, आपके ब्लड में भी घुल जाएगा। आप में भी वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप भी टॉपर बन सकते हो, ये आप खुद से फील करोगे। पहली सीक्रेट जो हम लोगों ने पाई वो था कि जितने भी बच्चे जिनका हमने इंटरव्यू लिया और जो टॉपर थे, वो एक वेल प्लान टाइम टेबल फॉलो जरूर कर रहे थे। वेल प्लान टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि टाइम टेबल आप भी फॉलो करते होगे, जिसमें कि आपने कहा सर मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, पर एग्जैक्टली आप कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ते हो, किस सब्जेक्ट पर कितना स्ट्रेस दे रहे हो, जो आपका वीक सेक्शन है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे ज्यादा मैटर करते हैं लास्ट का ये जो आपके 1 महीने का ड्यूरेशन है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ये वाला। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे एक एक चीज को। देखो, अभी आपके लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए हमारा? तो देखो, अभी आप कम से कम ये 45 दिन तक किस तरह से पढ़ोगे ये देखो पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरी के 30 दिन में क्या करना है हम लोगों को। देखो, अभी आप मैथमेटिक्स कम से कम 4 घंटे पढ़ो, इंग्लिश आप 4 घंटे पढ़ो और जीएस 4 घंटे पढ़ो। रीजनिंग मैंने यहां इंक्लूड नहीं की है। कुछ बच्चे अभी भी रीजनिंग कर रहे होंगे, करते रहो, ठीक है, सेट वेट लगाते रहो एक आध, ठीक है, वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोगों को जो मैथ्स, इंग्लिश और जीएस है वो अभी शुरू के 40-45 जो भी दिन बचे हैं उसमें आप उस पर स्ट्रेस दो, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या 15 दिन जो बचेंगे जो यहां पर आप बता रहे हो, क्या उसमें मैं रीजनिंग कर पाऊंगा? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी यहां बताने के लिए बैठा हूं, सारे सीक्रेट्स बताने के लिए बैठा हूं, दैट इज माई गारंटी कि आप कर पाओ, ठीक है। बस सुनते चले जाओ। अभी जो 45 दिन है उसमें आपको 4-4 घंटे करके मैथ्स, इंग्लिश और जीएस करना है।
ठीक है। उसके बाद जो आपके 15 दिन बचेंगे उसमें आपको मैथ्स करना है 2 घंटे, इंग्लिश करना है 2 घंटे, जीएस करना है 2 घंटे, रीजनिंग करनी है 3 घंटे। कहने का मतलब समझ रहे हो? आखिरी के जो आपका 1 महीना बचेगा उसमें जो 15 दिन है इसमें मैंने मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का टाइम घटा दिया, रीजनिंग का टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर टेस्ट सीरीज इफेक्टिवली देनी शुरू कर दी। हर वीक में कम से कम 2 टेस्ट मैं दूंगा यहां पर ऑनलाइन। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जिस इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग ले रहे हो या पढ़ रहे हो, वी रेकमेंड कि आप उसकी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना। रीजन बीइंग कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही टीचर आपके क्वेश्चंस भी बना रहा है, तो वो इफेक्टिवली आपको पता ही नहीं चल पाएगा। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली क्वेश्चन भी मैं उसी लेवल के ही बनाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट्स कर पाए। आपको लगेगा कि अरे वाह यार, मैं तो 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर रहा हूं 25 में से, बट एग्जैक्ट एनालिसिस तब होती है जब आपको मैंने पढ़ाया। आप कोई भी हिंदुस्तान में जो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिसमें कम से कम 40-50 हजार बच्चे देते हो वो टेस्ट, और वहां पर आपकी रैंक अच्छी आए, वहां पर आप उनके कोई और टीचर ने जो बनाया है उसके 23-24 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो मैं मान लूंगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपकी तैयारी एकदम अप टू दी मार्क है। तो टेस्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पे पूरा भी हम लोग जब 7th सीक्रेट देखेंगे उसमें हम इनका ही इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, ठीक है। हम कौन से बुक्स वगैरह पढ़ें, वो सारी चीजें हम लोग सीक्रेट 7 में देखेंगे एकदम लास्ट में। पर अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझो, कैसे टाइम टेबल बनाना है। रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ 15 दिन दिए हैं, इसकी स्ट्रेटेजी हम लोग जानेंगे कि 15 दिन में इफेक्टिवली कैसे प्रिपरेशन हम लोग रीजनिंग की करेंगे। लास्ट के जो 15 दिन है इसमें हम रिवीजन के अलावा और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जितनी आपकी तैयारी हो गई हो ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ोगे। जितने भी आप नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप रिवीजन से दूर होते जाते हो, और रिवीजन नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिल सकती, दैट इज फॉर श्योर। नो रिवीजन नो सिलेक्शन, सिंपल सा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो एक हमको वेल प्लान टाइम टेबल फॉलो करना है। इस टाइम टेबल को आप नोट कर लो, पॉज करके इसको फॉलो करो। अगर आपको सक्सेस ना मिले तो मुझसे कहना सर आपके टाइम टेबल से सक्सेस नहीं, प्लान है एकदम। उन्होंने इसको ही इसी तरीके से फॉलो किया कि टेस्ट सीरीज उन्होंने लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज लगाई, रिवीजन लास्ट के 15 दिन में सिर्फ रिवीजन ही किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया उस ड्यूरेशन में, सिर्फ टेस्ट सीरीज, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि फंडामेंटल्स उनके रिवाइज होते चले गए, कॉन्सेप्ट्स उसके स्ट्रेंथन होते चले गए टेस्ट सीरीज के थ्रू, और सारे कॉन्सेप्ट्स उनको याद आते चले गए रिवीजन के थ्रू। तो वहां पर सिर्फ आपको ये 2 चीजें करनी है। ये आपका है सीक्रेट नंबर 1, वेल प्लान टाइम टेबल। सेकेंड सीक्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। इससे आप बच नहीं सकते, और बच्चे सबसे ज्यादा इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां पर वो पॉइंट छुपा है, समझो जरा इसको। दूसरा सीक्रेट कहता है टू द पॉइंट स्टडी। क्या मतलब है? इन शब्दों की गहराई को समझना है। टू द पॉइंट स्टडी का मतलब क्या होता है? देखो, टॉपर्स क्या होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। ये सेलेक्ट करने में हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई इनका इंटरव्यू लेके। मैं भी उस पैनल का पार्ट था, जितने बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया जो टॉपर्स रहे। तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये टॉपर्स को बहुत अच्छे से पता होता है, स्मार्टली पता होता है मुझे क्या पढ़ना है एसएससी के लिए। बहुत अच्छे से पता होता है कहां से जीएस पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, बहुत अच्छे से उनको पता है। मैथ्स मुझे कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, इंग्लिश मुझे कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, रीजनिंग मुझे कहां से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, उनको एग्जैक्टली पता है। बट उनको और भी वो स्मार्ट है ये सेलेक्ट करने में कि उनको क्या नहीं पढ़ना है। और यहां पर वो पॉइंट है क्या नहीं पढ़ना है, जहां बच्चे चूक जाते हैं। जहां बच्चे चूक जाते हैं, हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं। मुझे आज एक वीडियो मिला, मैं उसने मुझसे कहा बहनोर भाई हूं, आप लोग ये पढ़ लीजिए, बहनोर भाई हूं, आप लोग ये पढ़ लीजिए, और हम लोग लग गए उसके लिए। हमने एक बार भी अपना दिमाग नहीं लगाया। वी आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, अपना दिमाग लगाना है। मैं जो आज आपको बता रहा हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने, समझें, करें वही जो आपके दिल को अच्छा लगे। मेरी बात समझना, जो आपको सच में आपको लगे कि ये मेरे लिए इफेक्टिव है, कुछ भी मत करते चले जाओ। तो बच्चे कहां चूक जाते हैं, ये जानने में कि क्या नहीं पढ़ना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बताऊंगा मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन में क्या नहीं पढ़ना होता है। जैसे यहीं पर देख लो, कुछ चीजें मैंने मेंशन की हैं। जीएस और करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे बोलने के लिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो, डेली हमको 2-3 घंटे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है और वहां से हमारी जीएस करंट अफेयर्स मिल जाएगी। अब जरा आप मुझे ये बताओ, बात ठीक है, जीएस स्ट्रांग हो जाएगी हमारी, इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप एकदम किसी चीज के भी टच में रहोगे तो वो चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आई एग्री। बट ये बताओ कि जीएस करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कितने आते हैं? 25 में से 2 क्वेश्चंस आते होंगे। कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के हो गए। अब ये बताओ, ये 4 नंबर के लिए तुम रोज 2 से लेकर 3 घंटे न्यूज़पेपर में वेस्ट कर रहे हो, क्या? खुद सोचना।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खुद सोचना क्या ये 2 से लेके 3 घंटे रोज बर्बाद करना, ठीक है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपको सोचना होगा। क्या इन्वेस्ट कर रहे हो 2-3 घंटे? इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बच्चे। जो लोग भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ठीक है, ठीक है, उनका तो सारा पेपर ही लॉजिक पे जाता है भाई, कि उन्होंने एक जीएस का टॉपिक उठाकर दे दिया, करंट अफेयर्स का, और बताया कि आपका व्यू क्या है। मैं अपना व्यू तो तब बता पाऊंगा जब मुझको एग्जैक्टली ये पता है कि वो टॉपिक क्या है, ठीक है। तो वहां पर तो ठीक है, बट अगर आप बात करते हो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि हम न्यूज़पेपर में 2-2, 4-4 घंटे एटलीस्ट, अब जबकि एग्जाम को सिर्फ आपके 2.5 महीने बचे, मैं उसको लगा रहा हूं, नो पॉइंट एट ऑल। तो क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग 7 सीक्रेट में जहां हम लोगों ने स्ट्रेटेजी पार्ट डिस्कस किया मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ना है कम से कम, ये तो बिल्कुल भी उठा के रख दो। ये आप करो तो अपना समय को आप बर्बाद नहीं कर रहे हो, समय को मार रहे हो, आप किलिंग कर रहे हो उसकी। दूसरा देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए बहुत से लोग बता देते हैं कि भैया आपको वोकैब क्या करना है, कि आप जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने उठाया, उसमें से आपने वोकैब के वर्ड्स ढूंढे, उस वर्ड का आपने डिक्शनरी में मतलब देखा, आपने कॉपी बनाई हुई है, उस कॉपी में आपने उसका मतलब इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। यार तुम ये बताओ, इतनी मेहनत मुझसे करा रहे हो, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे आपके एसएससी एग्जाम में जो कि न्यूज़पेपर से आने वाले हैं? एसएससी की आपने अगर थोड़ी भी एनालिसिस की हो, थोड़े भी आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको एक बात पता होगी कि 80% क्वेश्चंस जो आते हैं वोकैब या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो प्रीवियस ईयर से आते हैं, वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। 20% आपके अलग से रहते हैं। तो आप ये बताओ बच्चे कि पहले मैं इस 80% की तैयारी कर लूं या फिर मैं इस 20% की तरफ से चला जाऊं। जो आप ये वोकैब की पूरी लिस्ट द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस से बनाने बैठोगे, आपको गारंटी है कि ये वही वोकैब के वर्ड्स हैं जो कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। शब्दकोश तो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा या बहुत ही सारे वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स तो आप कर नहीं लोगे, पीएचडी तो मुझे करनी नहीं है, मेरा तो सिर्फ जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं एसएससी का एग्जाम निकाल लूं। तो ये एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की वोकैब निकाल के उसका मतलब देख रहा हूं और फिर क्या गारंटी है कि मुझे याद रह जाएगा? इसलिए आप वोकैब वगैरह को न्यूज़पेपर वगैरह से, द हिंदू वगैरह के बहुत से आपके इंस्टीट्यूट्स भी डालते हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, टोटल उसको देखना बंद करो। सिर्फ आप वोकैब वो पढ़ो जो प्रीवियस ईयर्स में आई है, ठीक है, उसको रटो बार बार उसको, उस पर ध्यान दो। आप हमारे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा, उसको हम लोगों ने लॉजिकली टोटल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप हमारे वीडियोस को भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ वही कवर करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए या फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ उतनी ही वोकैब आपको पढ़नी है। लोग बोलते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप मूवी देखो, न्यूज़ देखो। अरे भैया ये बताओ कि मूवी देखो, न्यूज़ देखो, इसमें से जो वर्ड्स निकल के hey what are you doing समझ में आ रहा है कुछ? hey what are you doing, एक तो वो जिस तरीके से बोल रहा है वो तरीका ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। दूसरा, उसके वर्ड्स में पकड़ पाऊं, फिर उसको मैं लिख पाऊं, फिर उसका मतलब ढूंढ पाऊं। इतनी रिसर्च की जरूरत एसएससी में नहीं है। ना आप न्यूज चैनल देखो, ना कोई आप मूवीज वगैरह देखो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप ध्यान लगाओ। मेरी गारंटी है कि 80% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे और 101% अब वही सेम चीज प्रीवियस ईयर आप पढ़ते चले जाओगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद नहीं हो। जब हम अपने तैयारी का जो एरिया है, जो दायरा है, उसको हम बड़ा कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, तो जो छोटी छोटी चीजें हमसे पूछी जाती हैं वो हम आंसर नहीं कर पाते। इसलिए उसको एकदम लिमिटेड रखो और टू द पॉइंट पढ़ो। टू द पॉइंट का मतलब ही वही है, जो बहुत जरूरी है उतना पढ़ के मैं निकला, एग्जाम दिया और मैं सेलेक्ट हुआ और बस। मुझे कोई पीएचडी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कैट लेवल के क्वेश्चंस में बेचारे बच्चे कुछ फंस जाते हैं, कैट लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हैं बैठ के। जरूरत नहीं है, कैट लेवल के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो? कैट का एग्जाम देना है तो कैट के क्वेश्चंस करो। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप करो। आप कैट का कोई भी क्वेश्चन मत करिए, आप सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की टू सक्सेस इन एसएससी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एसएससी में सफल होना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आप ध्यान दो। इतना आप कर लोगे। आप कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात है, ठीक है। टायर 2 आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं मानता हूं, ठीक है। कोचिंग की जरूरत उसके लिए रहती है, अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं, आपका काम उससे चल जाएगा। टायर 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। 1 बार 2 बार 4 बार, उसके बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं आने वाला है।
अगला पॉइंट है सॉल्विंग वन स्टैंडर्ड बुक मेनी टाइम्स इज मच मोर इफेक्टिव देन सॉल्विंग 100 डिफरेंट बुक्स वन टाइम। बहुत ही सही बात है। एक बुक उठाओ, कोई सी भी बहुत स्टैंडर्ड बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक उठाओ, जिसमें भी आपके जो लॉन्ग कट होता हो या उसका शॉर्टकट होता हो, सारे जिसमें कि मेथड्स वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया हो, उस मेथड को आप जानो और उसी को बुक को आप 4 बार लगाओ, रादर देन कि मैंने 100 डिफरेंट बुक्स उठा ली, मैं आज इस पब्लिकेशन की उठा ली, मैंने उसकी उठा ली, इस टीचर की उठा ली, उस टीचर की उठा ली, 100 डिफरेंट बुक्स मैंने एक एक बार सॉल्व की। आपको कुछ याद ज्यादा नहीं रहने वाला है उससे। एसएससी जिस तरीके का एग्जाम है, ये टोटल रट्टाफिकेशन पे चलने वाला एग्जाम है। आपको चीजें काफी हद तक रटी हुई भी होनी चाहिए, समझी हुई है, बहुत अच्छी है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको याद कर लिया हमने। कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में एक बात आनी चाहिए कि ये चीज मैं एग्जाम में आ जाएगी तो मैं तुरंत बता दूंगा। तो एक स्टैंडर्ड बुक को कई बार लगाओ, ना कि आप 100 डिफरेंट बुक्स को एक बार लगा रहे हो। आपका ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, एक बुक को लगाना 4 बार। इतनी बात समझ में आ गई? तीसरी सीक्रेट है बिलीफ ऑफ सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हमें अपने ऊपर कम से कम ये विश्वास होना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में, ये जो हम एग्जाम देने वाले हैं, इसमें इस साल हम सेलेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को हमने देखा है जो लास्ट का 1 महीना रह जाता है, उस लास्ट के 1 महीने में बोलते हैं कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा इस साल मुझसे नहीं हो पाएगा, इस साल मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बाकी लोगों की तो रैंक सर इतनी इतनी आ रही है। अरे मैंने तो सच बताऊं 10-10 दिन में लोगों को ड्रास्टिकली अपनी परफॉर्मेंस में चेंज करते देखा है। अपने ऊपर बस विश्वास होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप देखो, 2 बातें होती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आप ये काम कर सकते हो, आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, आप सेलेक्ट हो सकते हो, अगर आपको ये लगता है तो आप सही हो, बिल्कुल सही हो। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आप सेलेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इस साल सेलेक्ट नहीं हो सकते हो तो भी आप बिल्कुल सही हो, आप इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये हमारे सिर्फ विश्वास, हमारे बिलीफ पर डिपेंड करता है। अगर हमने ही हिम्मत हार दी तो आपका ही जो दिमाग है वो आपको मना कर रहा है कि नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब है कि आप फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम खुद में बिलीफ रखो। कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, एसएससी तो बहुत आसान एग्जाम है। सच बताऊं तो एसएससी बहुत आसान एग्जाम है। एसएससी के लिए बस थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा ये बिलीफ होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं, एसएससी निकलेगा। ये बिलीफ रखो लास्ट डे तक, जब तक एग्जाम देने जा रहे हो, कि नहीं मुझे करना है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझको इस साल सेलेक्ट होना है, ठीक है? अब देखो यहां पर कुछ लोग जो ज्ञानी बाबा रहते हैं, देखो वो क्या ज्ञान बांटते हैं, जरा इनकी भी बात समझ लेते हैं। ज्ञानी बाबा बोलते हैं स्टेप्स ऑफ फेलियर लीड्स टू सक्सेस। जो हमारे सक्सेस तक अगर हमको पहुंचना है, देखो ये सक्सेस है, यहां पर ये सक्सेस है, ठीक है? यहां तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं वो फेलियर हैं। तो ये सब फेलियर हैं, मतलब कहने का समझ रहे हो? हमने एसएससी यहां पे दिया, हमको फेल होना है यहां पर, क्यों? क्योंकि सक्सेस तक पहुंचना है तो फेल तो होना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि जो हमारे सक्सेस की सीढ़ियां है वो तो फेलियर है। ये जो दूसरी सीढ़ी है ये दूसरी फेलियर, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है, यहां पर भी आपको फेल होना है, यहां पर भी आपको फेल। भैया कितनी बार फेल होंगे? या तो सीढ़ी तो बहुत लंबी है। हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप्स ऑफ फेलियर लीड्स टू सक्सेस। करेक्ट बात है कि सक्सेस तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो असफलता हैं, मानता हूं मैं भी, बट मेक श्योर दीज स्टेप्स आर ऑफ अदर्स। ये जो स्टेप्स हैं ये हमारी फेलियर नहीं है। जो आज तक लोग सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मैं सीख लूंगा, उनके एक्सपीरियंसेस को मैं जानूंगा कि उन लोगों ने क्या गलती की जो वो सेलेक्ट नहीं हुए, या जो लोग सेलेक्ट हुए उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो कि वो सेलेक्ट हो गए या टॉप कर गए। उसको मैं जानूंगा, अपनी जिंदगी में उतारूंगा, उसी हिसाब से तैयारी करूंगा और सेलेक्ट मैं पहली बार में ही होऊंगा। ये सीढ़ियां मेरी फेलियर नहीं होंगी। मैं असफल हूं तब उससे सीखूं, जरूरी नहीं है। एसएससी का एग्जाम कोई पहली बार इस ब्रह्मांड में नहीं होने वाला है कि मैं अपनी गलतियां करूं तब सीखूं। एसएससी का एग्जाम कई बार हो चुका है, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग असफल होते हैं, लाखों हजारों लोग अब तक सफल हुए हैं। मैं उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखूंगा, उनको अपनी सीढ़ियां बनाऊंगा और मैं इस साल सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। बात आ रही है समझ में? तो वो सारी चीजें सीखो कि वो लोग क्या करते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, क्या बुक्स पढ़ते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। ये सब चीजें हम सीखेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। ये विश्वास रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
नेक्स्ट है कंप्लीटिंग अ चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन इंस्टॉलमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट है जिसने कि आप सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टॉपर अगर बनना है तो टॉपर्स ने ये चीज जरूर की है, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो एक अलजेब्रा का चैप्टर आपने शुरू किया, अलजेब्रा के चैप्टर में आपके मान लीजिए 400 क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे अलजेब्रा के सारे पढ़ लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोस थे सारे देखे उन्होंने, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद उन्होंने 400 जो क्वेश्चंस थे बुक में, उस 400 क्वेश्चंस में से उन्होंने सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाए, सिर्फ 50 क्वेश्चंस, 350 क्वेश्चन उन्होंने अभी छोड़ दिए। उन्होंने क्या किया कि लगभग फिर से वो लगभग 5 या 7 दिन के बाद वापस 50 क्वेश्चन उन्होंने लगाए। 5-6 दिन तक उन्होंने अलजेब्रा की याद भी नहीं आई, उन्होंने 5-6 दिन क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री कर ली, ज्योमेट्री कर ली, मेंसुरेशन को कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, भूल गए वो अलजेब्रा को, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 5-6 दिन के बाद वो वापस अलजेब्रा पे आए और फिर उन्होंने 50 क्वेश्चन लगा लिए। उससे क्या होगा सर, इससे ये होगा बच्चे की जब आप दूसरी बार 50 क्वेश्चन लगाने जाओगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे, उस पूरे के पूरे चैप्टर के आप फिर से टच में आ जाओगे। फिर से उन्होंने क्या किया कि 5-6 दिन का गैप रखा और फिर से उन्होंने 50 क्वेश्चन लगा लिए। तो जो आपकी 2-2.5 महीने की विंडो है, आप देख गौर करो कि ये लगभग आपका जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 2-2.5 महीने खिंच जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली टाइम नहीं चाहिए होगा रिवीजन करने का, किसी भी एक चैप्टर को, आपके सारे चैप्टर्स पैरेलली चलते रहेंगे। आपके बार बार जब ये क्वेश्चन आप 50 लगाओगे तो आपको फिर से कॉन्सेप्ट्स का देखना ही पड़ेगा, यार कॉन्सेप्ट तो यार याद नहीं आ रहे, आधे कॉन्सेप्ट फिर से देखोगे। जब ये लगाओगे तो सोचोगे यार अब आधे तो नहीं बट एटलीस्ट 30% मुझे याद नहीं आ रहे हैं। फिर जब अगले 50 लगाओगे तो सोचोगे यार 20% याद नहीं आ रहे। इतनी बार कॉन्सेप्ट देख लोगे कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बुरी तरीके से घुस जाएगा और एकदम लास्ट तक अब ये सारे क्वेश्चन आप इतनी बार लगा चुके होगे कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम अलजेब्रा का दिमाग में घुसा होगा, सारे क्वेश्चंस आप बढ़िया से कर पाओगे बिना किसी रिवीजन के। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टॉलमेंट्स में आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करो। जैसे कि आपने आज 2 दिन आपने लगाए, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है, 50 क्वेश्चन लगा लिया आपने तीसरे दिन मान लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि इसको छोड़ दिया अगले 4 दिन के लिए। इन 4 दिनों में आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट तो लगभग 50, 60, 70 क्वेश्चन लगा लिए। फिर आपने क्या किया, फिर वापस अलजेब्रा पे आप आ गए, आपने उसके 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा लिए। 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से, 1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से आपने उसी दिन मान लीजिए फिर ज्योमेट्री उठा ली, 2 दिन ज्योमेट्री पढ़ी। फिर आपने क्या किया, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था इसके, ये इस तरीके से सारे चैप्टर्स पैरेलली चलाओ। एक बार में सारे क्वेश्चंस कर दोगे आपने, जैसे मान लो एक ही बार में आज आपने चैप्टर उठाया और सारे क्वेश्चन आपने 5-7 दिन के अंदर खत्म कर दिया अलजेब्रा के। अब 2-2.5 महीने के बाद क्या आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा? आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगा। आपको फिर से नए सिरे से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे और नए सिरे से सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में एक चैप्टर को या सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। नेक्स्ट सीक्रेट है स्पेंडिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं। व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और बच्चे कुछ क्या करते हैं कि वो व्हाट्सएप पर, हाँ भाई आप क्या क्वेश्चन आया, ये आ गया भाई क्वेश्चन, उन्होंने सॉल्व कर लिया। और वो अपने आप को सच नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है तैयारी कर रहे हो और वो अपने आप को 30 मार्क समझ रहे हैं। यार ये सही तरीका नहीं होता है तैयारी करने का। हमको फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बहुत ही लिमिटेड और फिक्स्ड टाइम स्पेंड करना है कि भाई मुझे एक दिन में 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे स्पेंड करने हैं आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पर। मैंने देख लिया भाई क्या अपडेट है, क्या डाला है किसी ने। आज बंदे ने बताया कि नोटिफिकेशन आने वाला है, आज बंदे ने बताया कि वो फलाना एग्जाम कैंसिल हो गया, ठीक है। उसने बताया कि भाई एज लिमिट में कुछ चेंजेस आ गए हैं, पोस्ट के बारे में उसने कुछ बताया, हाँ भाई 4 से 8 मैंने क्वेश्चंस पर भी निकाल डाली, हाँ भाई बढ़िया है। बट मेन तैयारी आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं हुआ करती। मेन तैयारी का जो मूल मंत्र रहता है वो होता है प्लान्ड स्टडी। मेन तैयारी का मूल मंत्र होता है प्लान्ड स्टडी। सब ये प्लान्ड स्टडी, ये चीज क्या होती है बेटा? इसका मतलब होता है सेट मीन्स सेट अ टारगेट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर। कहने का मतलब यह है कि आपने आज मन में ठाना कि आज मैं अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स कर दूंगा, तो आपने आज सारे कॉन्सेप्ट्स आगे से पीछे तक सब खत्म कर दिए। फिर आपने सोचा अगले दिन कि सुबह के 2 घंटे में मैं कम से कम 50 सवाल सॉल्व कर दूंगा, तो आपने वो कर दिए। आपने सेकंड हाफ में ये सोचा कि भाई आज सेकंड हाफ में मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूंगा, तो आपने पढ़ लिया। इसको कहते हैं प्लान्ड स्टडी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने पूछा शाम को आपसे कि बच्चे ये बताओ आज तुमने क्या पढ़ा, और आपने सॉल्व किए क्वेश्चंस फेसबुक और व्हाट्सएप पर, तो आप क्या बोलोगे? यार मैंने सर 20 सवाल या 25 सवाल सॉल्व कर लिए होंगे।
आपको खुद ही बोलने में जो है वो अजीब सी हिचकिचाहट होगी कि मैंने क्या सच में इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई की है, क्या मैंने अपने सही तरीके से अपने समय को इस्तेमाल किया है। पर अगर मैं तुमसे पूछूंगा और तुमने पढ़ाई प्लान तरीके से की है तो तुम ये बोल पाओगे कि सर आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लिए। पूछो सर कौन सा पूछना है आपको। खुद आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। और रिसर्च खुद बताती है कि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो 90% टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, सीरियसली हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं। बीच में व्हाट्सएप का किसी का मैसेज आ गया वो भी कर रहे हैं, फेसबुक पर किसी का कुछ ट्वीट आ गया या फिर कुछ भी आपका मैसेज आ गया, सटाक से हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लिमिटेड टाइम स्पेंड करो, बाकी टाइम आप प्लान्ड स्टडी करनी है आपको। नेक्स्ट सीक्रेट है आपका कीप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीप योर फ्रेंड का नाम क्या है, स्मॉल चिट ऑलवेज विद यू। कीप योर फ्रेंड स्मॉल चिट ऑलवेज विद यू। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपका एक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है टायर 1 और टायर 2 स्पेशली, तब तक आपका एक दोस्त है, नया दोस्त आपका आज मैं बना रहा हूं आपको, और इस दोस्त को आप छोड़ोगे नहीं। उस दोस्त का नाम है स्मॉल चिट, एक छोटी सी चिट, एक छोटी सी पर्ची। ये आपको सच में आपको पोस्ट के टॉपर बनाने के एकदम करीब लेके जा सकती है। ये इतना अच्छा दोस्त है आपका। क्या सर ये होता क्या है, आपने पढ़ाई की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एलजेब्रा पढ़ रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, तो इसमें आपके कुछ फॉर्मूले मिलेंगे आपको। आप उन फॉर्मूलों में से कुछ 7, 8, 10 फॉर्मूले जो आपने पढ़े हो, 1-2 घंटे में पढ़े हो, उनको आप एक छोटी सी पर्ची पे लिख लो, वो छोटा छोटा लिख लो। आप जब भी कभी सब्जी लेने जा रहे हो, जब भी कभी दोस्तों के साथ गपशप करने जा रहे हो, जब भी कभी आप लंच कर रहे हो, कहीं भी आप पढ़ाई के अलावा कहीं भी समय लगा रहे हो, बस बीच में से आपने क्या किया, जेब आपकी थी, जेब में से वो पर्ची हल्की सी निकाली, बहुत छोटी सी पर्ची बनाओ, मतलब निकाली, हल्के से फॉर्मूले पे निगाह मारी और वापस जेब में रख ली। अब आप जा रहे हो जैसे सब्जी खरीदने, तो आप हल्के से आपने वो जो पर्ची निकाल के आपने देखा, आपने वो बोल भी दिया कि हाँ भाई इसका क्या था, भाई आपका फॉर्मूले इसके क्या थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ था। आपने बस इसमें हल्का हल्का सा बोल लिया, आपने मुंह में मन ही मन में बोल लिया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। मैं गारंटी दे सकता हूं घर में आप 4 से लेके 5 घंटे पढ़ाई करोगे, घर में 4 से लेके 5 घंटे पढ़ाई करोगे, उससे ज्यादा ये आधे घंटे की तैयारी इफेक्टिव रहेगी। और जिंदगी में कभी जो भी चीज आप स्मॉल चिट के थ्रू पढ़ोगे, आप पर्ची के थ्रू पढ़ोगे, वो कभी भूल नहीं सकते, ये मेरी आपको लिखित में गारंटी है। तो जितने भी हमारे टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने इस मेथोडोलॉजी को जरूर फॉलो किया है, स्मॉल चिट। क्योंकि देखो हम दिन में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं और उसमें से कम हमारा 70% पार्ट समझने का होता है और मान लो 30% पार्ट जो है वो हमारा रटने का भी होता है। रटने का पार्ट हम भूल जाते हैं जनरली, जो चीज हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीज हमारे दिमाग में रह जाती है, हाँ भाई ठीक है हमने प्रैक्टिस की है, पर जो चीज हमारी याद करने की होती है वो 20-30% पार्ट हम वहीं पर कहीं मिस करते हैं। तो वो अगर आप ये स्मॉल चिट की फिलॉसफी अपनाओगे तो कभी भी उस चीज में आप वंचित नहीं रहोगे, वो चीज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। आखिरी सक्सेस आपका जो सीक्रेट है वो है आपका प्रिपेयर एंड फॉलो बेस्ट स्ट्रेटजी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्ट्रेटजी को, बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी बहुत से लोग बनाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक टाइम टेबल का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक सही स्ट्रेटजी का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है उस बनी हुई अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करना। दोनों चीजें हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे, वो मैं आपको बनाकर आज दिखा रहा हूं। फॉलो करना आपका काम है, आपको फॉलो करना ही है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Knowing best strategy is 50% सक्सेस अचीव। अगर आपको पता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जो मैं आपको आज बता रहा हूं, तो इसका मतलब आपने 50% सक्सेस तो पा ली। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको बाकी 50% सक्सेस मिलनी श्योर है। प्रिपरेशन अगर आपने कर ली बेस्ट स्ट्रेटजी की, 50% सक्सेस आपकी हो गई, और अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो बाकी 50% सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें कि बुक्स वगैरह हम लोग कौन सी पढ़ें। देखो मैथ्स की अगर बुक्स की बात करो, बच्चे बहुत कुछ पूछते हैं सर क्या कर लें क्या नहीं कर लें, ठीक है, एक एक करके सारी चीज बताता हूं।
देखो इसमें अगर आपको दो तरीके से, दो तीन बुक्स में बताऊंगा, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी मेरी फेवरेट बुक है किरण प्रकाशन की किताब ले लो, जो कि चैप्टर वाइज आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं वो आप चैप्टर वाइज ले लो। कोई भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उसके बाद सीधे टू द पॉइंट स्टडी करो। इसको ही टू द पॉइंट स्टडी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम लगाएंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। किस तरीके से करोगे? इंस्टॉलमेंट में करोगे, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा, जब भी कभी आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपको करनी होगी, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो लगाओगे ही, पर कॉन्सेप्ट आप कहां से पढ़ोगे? सिर्फ ये दोनों चैप्टर्स और कोई भी नहीं। आपकी क्वांटम कैट करके किताब आती है सर्वेश वर्मा की, ठीक है, सर्वेश वर्मा की आपकी क्वांटम कैट करके किताब आती है, उसमें से सिर्फ इन दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। फिर स्ट्रेस दे रहा हूं, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना है इस बुक से, सिर्फ आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। सर्वेश वर्मा क्वांटम कैट बहुत ही पॉपुलर किताब है, ठीक है। आपको कहीं व्हाट्सएप वगैरह में अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो आपको आसानी से वो आपको पीडीएफ भी इस बुक का मिल जाएगा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के, सिर्फ उसमें से पढ़ के निकल सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कुछ पूछते हैं कि ये राकेश यादव सर की किताब आती है 7300 प्लस, क्या करना है उसका? तो देखो ये बुक में थोड़ी एरर्स हमको लोगों को मिलती हैं, काफी एरर्स हैं इस किताब में, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह में, सॉल्यूशन वगैरह में एरर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन्होंने मैक्सिमम जो शॉर्टकट्स यूज किए हैं, टेक्निक्स यूज किए हैं, वो शॉर्टकट एंड टेक्निक्स मेनली वही बच्चे समझ सकते हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं। तो आप लेना चाहो ले सकते हो इस किताब को, बट मेन चीज आप ये समझ लो कि वो शॉर्टकट्स और वो टेक्निक्स आप समझ पाओ तभी आप इसको लो, वरना आप परेशान हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने वो शॉर्टकट बताने के लिए भी शॉर्टकट में वो चीज लिखी हुई है, वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां दिया नहीं है, तो समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। बुक में कोई डिफरेंस नहीं है राकेश यादव में और किरण प्रकाशन में। किरण प्रकाशन ने शॉर्टकट्स बहुत कम यूज किए हैं, इन्होंने ज्यादातर चीजें लॉन्ग कट से यूज की हैं। राकेश यादव ने जनरली आपको जो शॉर्टकट्स वगैरह यूज किए हैं, बट वो उनके ही बच्चों ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो कि राकेश सर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग भी मैथ्स में, हम लोगों ने अभी नया बैच अपना स्टार्ट किया था 19 मई को और 20 मई को, मैथ्स में हम लोगों ने नया बैच अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी वो दोनों ही बैच आपके फुल हो गए हैं, उसकी कैपेसिटी एक बैच की हमारी लगभग 1000 के आसपास है, तो दोनों फुल हो गए हैं और उसमें हम लोगों को 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ गए। तो हम लोग फ्यूचर में बैच पूरी कोशिश करेंगे कि प्लान करें और उन बच्चों को एकोमोडेट करने की कोशिश करें, ठीक है। दैट विल बी वन वे कि हम लोग उसमें इतने शॉर्टकट्स और इतने आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ पूरा हमारी जो फैकल्टी है वो कवर करती है। दैट इज बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बट वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, हमारी अपनी लिमिटेशन है कि बच्चों के इतने रजिस्ट्रेशंस आ गए, उनको ही एकोमोडेट करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। रीजनिंग वगैरह कैसे करें यार? रीजनिंग में देखो सबसे पहले पढ़ें क्या, फिर स्ट्रेटजी पार्ट हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे, अभी बुक्स वगैरह देख लेते हैं। देखो इसमें आप क्या करो, रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग की किरण प्रकाशन की किताब ले लो, इसमें भी आप, ठीक है, रीजनिंग की आती है, चाहे हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, किरण प्रकाशन की आप किताब ले लो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब है? 5 साल के, देखो बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं रीजनिंग की किताब उठाते हैं, वहां 1999 से लेके आपके अभी तक 2015-2016 तक के क्वेश्चन सारे दिए होंगे उसमें। वो क्या करते हैं, 1999 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और 2016 तक चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 2 महीने से ज्यादा निकल जाते हैं, पर अभी आप खुद आप देखो कि हमारे पास ही 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो किस तरीके से तैयार करिए। तो आप ये इसको कहते हैं हार्ड वर्क, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्ड वर्क। वी विल नॉट डू एनी हार्ड वर्क, हम लोग क्या करेंगे इसमें? स्मार्ट वर्क, हम लोग इसमें करेंगे स्मार्ट वर्क। सर ये स्मार्ट वर्क कैसे होगा रीजनिंग में? रीजनिंग में क्या करो बच्चे कि देखो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान आया करते थे 1999 के आसपास, पर 2013 के आसपास फिर क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड क्वालिटी के आने लगे और फिर वो क्वालिटी उन्होंने लगभग मेंटेन कर दी। तो रादर देन कि हम 1999 से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप बैक से जाओ। बैक से जाने का मतलब ये, आप सबसे पहले 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 15 के सॉल्व करो, फिर 14 के सॉल्व करो, फिर 13 के सॉल्व करो, बस। और कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन 4 साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। रीजनिंग का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि आप सॉल्व ना कर पाओ। इन 4 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके आप खुद देखोगे कि आप लगभग 23 से लेके 24 से लेके सारे 25 क्वेश्चंस के आसपास आप सॉल्व कर पा रहे हो। 1-2 क्वेश्चंस का हम लोग मार्जिन भी लेके चलते हैं, कभी कभी हम लोग सिली मिस्टेक भी कर देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इतना करने के बाद जो कि आप सॉल्व ना कर पाओ। ये बेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है, बैकवर्ड जाने की टेक्निक बेस्ट टेक्निक कही गई है, इससे ही आप जाओगे, ठीक है। आप पीछे के सॉल्व करो, 2016 का सॉल्व करो, फिर 15, फिर 14, फिर 13, इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रीजनिंग में डिफीट हो जाओ। रीजनिंग लोग बोलते हैं बहुत
आसान है सर इसको क्या सॉल्व करना, आसान है बच्चे, पर रीजनिंग में अगर थोड़े से भी पीछे रह गए तो टायर 1 भी नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी दे सकता हूं। कारण क्या है, रीजनिंग सभी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का अच्छा रहता है। जब सभी बच्चों का रीजनिंग अच्छा है और आप जो है वो रीजनिंग में पीछे रह गए, इसका मतलब है कि आप पीछे चले गए। तो रीजनिंग में मुझे स्ट्रेटजी इस तरीके की बनानी है कि मैं बाकी बच्चों से किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाऊं। तो आप किरण सॉल्व करोगे लास्ट के 15 दिन का जो मैंने टाइम दिया था, ये जो 15-15 के 2 ब्लॉक थे, एक महीने पहले जो 15 दिन था, आप इसमें सिर्फ 15 दिन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको सिर्फ पिछले 4 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सिर्फ करण प्रकाशन की किताब आपको लेनी है, आगे पूरी स्ट्रेटजी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में क्या करें सर? देखो इंग्लिश में नीतू सिंह की आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, चाहिए तो ले लो, ठीक है, अच्छी बुक है। बाकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस वगैरह के लिए किरण प्रकाशन की ही किताब यहां पर भी लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत ही अच्छी किताब है। सारे आपके कॉन्सेप्ट भी उन्होंने डिस्कस किया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन्होंने बेहतरीन तरीके से। बाकी स्टैंडर्ड देखो किताबों पे जाना है अगर, तो देखो मैं आपको बताता हूं, किरण की किताब ले लो, अच्छी किताब है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। और बाकी वॉकेब वगैरह के लिए आप एसपी बख्शी ले लो, एसपी बख्शी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अच्छी किताब है। अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी से आप वॉकेब कर लो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से आप ग्रामर कर लो, ठीक है। किरण की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, इससे आप, ये तो टू द पॉइंट स्टडी के लिए है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपको चाहिए तो आप एक बार हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारा जो इंग्लिश में डीवीडी और पेन ड्राइव कोर्स है उसको भी आप एक बार देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आपके, चाहे इंग्लिश में, मैं प्रमोशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, आप YouTube पर जाकर एक बार देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके के वीडियोस हैं। अगर ग्रामर की बात करोगे तो हमारी फैकल्टी ने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें उन्होंने कोई भी रूल नहीं बताया। ग्रामर में कोई रूल होता है, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, कोई रूल का यूज कर रहा हूं, कोई रूल का यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर। वैसे ही इंग्लिश में भी, वो भी एक लैंग्वेज है, वो भी एक भाषा है, तो उसमें भी कोई रूल्स नहीं होने चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने कोई भी रूल नहीं डाला है, वहां पर सारी चीज लॉजिकली ग्रामर में एक्सप्लेन की है। ग्रामर के साथ साथ जो वॉकेब का पोर्शन है उसको भी उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक उन्होंने यूज की है, वहां पर पिक्चर्स वगैरह दिखा के, हॉलीवुड क्लिपिंग की, बॉलीवुड क्लिपिंग, इस तरीके से उन्होंने क्लिपिंग दिखाई है, जिससे आप एग्जैक्ट यूज समझ पाओगे कि किस तरीके से वॉकेब का यूज हुआ है। वॉकेब को और डिटेल में और गहराई में और लॉजिकली समझाने के लिए उन्होंने वहां पर वर्ड रूट्स का कॉन्सेप्ट अपनाया है कि हर वर्ड का कुछ रूट होता है, जैसे CIDE साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो जैसे अगर मैं किसी भी वर्ड के अंत में CIDE साइड लगा दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा किलिंग। जैसे मैट्रीसाइड, मैट्री का मतलब होता है माता, तो माता की हत्या मैट्रीसाइड, पेट्रीसाइड पिता की हत्या, सोरोरीसाइड, तो सोरोरीसाइड वर्ड जो आया है वो सिस्टर से आया है, तो सोरोरीसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना। तो इस तरीके से वर्ड रूट से लगभग 1000 वर्ड वहां कवर किए गए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करोगे तो सारे पिक्चर्स के थ्रू ही वहां पर डिस्कस हुए हैं, कोई भी याद करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, किसी न किसी पिक्चर से हम लोगों ने वहां उसको लिंक किया है, वो आप उसको कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे वर्ड लिंक टेक्निक्स, ये सारी लेटेस्ट टेक्निक्स है जो हम लोगों ने यहाँ यूज की है और ये सारी लॉजिकल है, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड लिंक टेक्निक से वहां पर हम लोगों ने यूज किया। वर्ड लिंक टेक्निक का मतलब ये होता है कि वहां पर हम जो वर्ड होगा उसको किसी भी शब्द से लिंक करेंगे, ठीक है। जैसे आप अबतौर की बात करो, अबतौर, अबतौर का मतलब क्या होता है, अबतौर का मतलब क्या होता है, मतलब तो अबतौर तो वर्ड आपको नहीं पता होगा, पर अगर मैं कह दूंगा अब तौहिर, अब तौहिर आपको नहीं मालूम, अब तौहिर, तो अब आपको बस इतना याद रखना है, अब तौहिर, एक तौहिर नाम का आदमी है, उसने क्या कर लिया है, उसने कसाई खाना खोल लिया है। अब तौहिर ने कसाई खाना खोल लिया, तो अब तौहिर का मतलब वही होता है कसाई खाना। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से काफी लॉजिकल तरीकों से आप उसको एक बार हमारे वीडियोस को जाकर जरूर देखो, और चाहिए तो पूरा डीवीडी पेन ड्राइव कोर्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। खैर, जीएस में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, कारण उसका यह है कि सिलेबस इतना ज्यादा है जीएस का और इतना कम वेटेज है एसएससी में, सिर्फ 50 मार्क्स का, वो भी प्री में, कि बच्चों को समझ में नहीं आता मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। बट पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि 2016 का जो एग्जाम था उसमें कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया, 137 के आसपास चला गया, इस बार नहीं जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, इस बार कट ऑफ काफी नीचे ही रहेगा, ठीक है। पर जीएस को फिर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ निकल भी गया और आपने जीएस में कम से कम 25 नंबर आप नहीं लाए हो, तो आपके मार्क्स इतने कम रहेंगे कि आपका फिर कोई मतलब नहीं बनता है टायर 2 देने का भी। तो हम क्या पढ़ें जीएस में, हम क्या पढ़ें जो कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए। फिर से वही बात आ जाती है, टू द पॉइंट स्टडी। अभी बताता हूं क्या मतलब है जीएस के पर्सपेक्टिव से। देखो, सबसे पहले तो आप ये जो ल्यूसेंट नाम की बीमारी है, जिसको मार्केट में बहुत हवा फैली हुई है, ल्यूसेंट इज द बेस्ट बुक करके, वो पढ़ना बंद करो। आप पढ़ रखी है, आपने 2 बार पढ़ी हुई है तो बढ़िया है, फिर आप उसको पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर कोई बंदा एकदम नया है और उसने लूसेंट एक भी बार नहीं पढ़ी है, तो अभी के लिए लूसेंट को उठा के, कोई ताला अगर आपके यहाँ हो ना, कोई बढ़िया सा ताला, उसमें बंद करके रख दो उसको,
ऐसा क्यों सर कि लूसेंट को हम बंद करके रख दें? लूसेंट में ऐसी क्या खराबी है? देखो लूसेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, लूसेंट के साथ मेन प्रॉब्लम यह है, लूसेंट आपके एसएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है, आईएएस के हिसाब से काफी कम है, तो वो दोनों के बीच की चीज है, आपके एसएससी और आईएएस के बीच की चीज है आपकी लूसेंट। समझ में आई? तो सर जैसे लूसेंट नहीं पढ़ना है हमें तो फिर क्या पढ़ें? तो बच्चे देखो, अगर आप दिल्ली वगैरह या उसके आसपास से हो तो मुखर्जी नगर चले जाओ, वहां पर किसी भी अच्छी फैकल्टी के, बहुत अच्छी फैकल्टी के आप नोट्स ले लो, वो बहुत क्रिस्प रहते हैं, उससे पढ़ो। वो एग्जैक्टली आपको उतना ही बताएंगे जितना कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट के या किसी अच्छी फैकल्टी के नोट्स हैं तो वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे, उतना ही बताएंगे जितना कि आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लूसेंट में इतनी इंफॉर्मेशन रहती है, इतनी इंफॉर्मेशन रहती है कि हमको जो एग्जैक्टली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो वहां इतना इररिलेवेंट दिया हुआ है कि एसएससी में उससे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो वहां से कोई क्वेश्चन ही मैच नहीं करता, तो फिर ऐसा इररिलेवेंट चीज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। कुछ चीजें उसकी अच्छी हैं लूसेंट की, अगर आप जैसे आप बायोलॉजी की बात कर लोगे तो बायोलॉजी उसका अच्छा है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा दिया हुआ है, पर हाँ अगर एक दम है जो बंदा रट सकता है हिस्ट्री उसमें अच्छा दिया हुआ है, वहीं से आएगा, ठीक है। लूसेंट की कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे कि अगर आप बात हिस्ट्री की कर लो तो हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटी की कर लो तो पॉलिटी अच्छी रहेगी, ज्यादा है, मेन बात वही है ज्यादा है, पर हाँ वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। पॉलिटी वहां से पढ़ सकते हो, हिस्ट्री वहां से पढ़ सकते हो और बायोलॉजी वहां से पढ़ सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कभी वहां से पढ़ भी मत लेना, उससे एक भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं नहीं, जबरदस्ती का टाइम खराब करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखते हैं। रीजनिंग की स्ट्रेटजी मैंने आपको एग्जैक्टली बताई। रीजनिंग को अगर लाइटली लोगे तो रीजनिंग बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाली है, और रीजनिंग में आपके 40 प्लस आने ही चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे कि इसके लिए आपके जो 15 दिन मैंने आपको अभी बताए थे जो टाइम टेबल में, लास्ट के जो 1 महीना है उसमें जो 15 दिन का पीरियड मैंने आपको बताया था, उसमें आप रीजनिंग सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, लास्ट के 4 साल के क्वेश्चंस बस सॉल्व कर लेना, आपकी रीजनिंग हो जाएगी। उसके अलावा जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उससे आपके प्रैक्टिस सेट लगाने से, आपके टेस्ट सीरीज देने से आपके इसके फंडामेंटल्स बार बार रिवाइज होते जाएंगे। तो रीजनिंग चूंकि आप लास्ट में कर रहे हो इसलिए उसकी इतनी रिवीजन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे जो कि बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर मेरी तो रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है क्योंकि मैंने तो बहुत हाई लेवल की कर रखी है। हाई लेवल की कर रखी होगी, निगलेक्ट मत करो। एसएससी में रीजनिंग को किसी भी कीमत पर निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, सबसे आसान पर सब एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने 4 नंबर वहां पीछे हो गए तो आप टायर 1 से उतनी दूर होते चले जाओगे, इसलिए इसको निगलेक्ट मत करना। भले ही आप बैंक की रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है पर इसकी रीजनिंग थोड़ी अलग है, इसलिए इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाना जरूर, और सारे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। कोई आपको इधर उधर से कोई भी फालतू किताब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किरण प्रकाशन की चाहो तो या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब उठा लो, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो विद सॉल्यूशन। आप उसको चाहो तो देख भी लो पर एक बार सॉल्व करो और वो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। दूसरा, बच्चों को दिक्कत होती है कि सर अब हम जीएस कैसे करें, कहां से करें। तो सबसे पहले जीएस पे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि जीएस कहां से करो, कैसे करो। देखो जीएस में सबसे पहले ये समझो कि जो साइंस का पोर्शन है उससे 30 से 45% क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करोगे तो 40 to 55% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और कंप्यूटर, मिसलेनियस और करंट अफेयर से लगभग 5 से लेकर 10% क्वेश्चन हमारे आते हैं एसएससी में। गौर करो, साइंस में 30 से लेकर 45% क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो इसी तरीके से रहनी चाहिए कि many students say that they forget what they read over months in GS। बच्चे ये बोलते हैं कि वो जो पढ़ते हैं महीनों तक पढ़ते रहते हैं जीएस और आखिर में आके भूल जाते हैं, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ा। लूसेंट में उन्होंने ग्रंथ है लूसेंट उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद आखिर में वो सब भूल गए। तो देखो क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इसलिए इन डेप्थ स्टडी तो आप जीएस की कर नहीं सकते हो, ठीक है, कि आप एकदम अंदर तक घुसते चले गए कि उन्होंने सुंग डायनेस्टी में उन्होंने ये किया वो किया, अंदर तक की चीज आप पढ़ते चले गए, वो उतना समय नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि हम रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ जीएस करने के लिए। बात आ रही है समझ में? तो क्या करें सर, किस तरीके से तैयारी करें? तो देखो बच्चे, एक चीज है, एक तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस पे ध्यान दो, क्योंकि 30% to 45% क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं। पहली बात, इसको गांठ बांधो। दूसरी बात, जितने भी आपके हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसमें आप जो तैयारी करोगे वो आप किस तरीके की करोगे? वेरी बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे जीएस में। वेरी बेसिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसका क्या मतलब होता है वेरी बेसिक टू बेसिक का, जरा इसको समझ लेते हैं। वेरी बेसिक टू बेसिक का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि अगर, जैसे कि अगर आप देखो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि गुप्त और संग डायनेस्टी का सेकंड रूलर कौन था, आपने पूरी लूसेंट रटी हुई है, आपने अच्छे से एकदम पढ़ रखी है आपने, बहुत बढ़िया, एकदम डिटेल में उसने बताया हुआ है कि सुंग डायनेस्टी में ये हुआ वो हुआ, उसमें जो थे वो तो पत्ते पहनते थे, उस पत्तों में जो था वो हरे रंग की जो थी वो डिजाइन बनाते थे, वो सब पढ़ लिया आपने बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ते चले गए, अंदर तक घुसते चले गए। मैंने आपसे एक बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछा कि संग डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी का, यानी संग वंश या गुप्त वंश का सेकंड रूलर कौन था, आप चकरा गए, सोचने लग गए। क्यों? मैंने इतनी अंदर तक की इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कि जो एकदम स्टार्टिंग की जो सरफेस की इंफॉर्मेशन थी वो तो मुझे अब याद ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो ऊपर की सरफेस की इंफॉर्मेशन है, जिसको मैं वेरी बेसिक टू बेसिक बोलता हूं, आप उतना ही पढ़ो और उतने की ही जरूरत है एसएससी में। एकदम ऊपर की इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। अंदर कहां घुसेंगे? जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं, जैसे कि आप बोलते हो मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में एक रूलर ऐसा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में सब पढ़ लो। जैन धर्म, तो जैन धर्म में एक कोई ऐसा होगा जैसे कि महावीर स्वामी वगैरह, कोई एक ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में काफी ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में आपके जो है वो एक ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में सब पढ़ लो, उनके वो कहां पे थे, कौन से वन में गए, मान लो उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके चक्र का नाम क्या था, सब पढ़ लो। और बाकी क्या कर लें सर? बाकी तो बच्चे बस इतना पढ़ लो कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, आखिरी कौन था और आखिरी से पहले वाला कौन था, बस। इन लोगों के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ेंगे पहला कौन था, दूसरा कौन था, आखिरी कौन था और आखिरी से पहले वाला कौन था, और अगर कोई इंपॉर्टेंट इसमें बहुत है तो उस इंपॉर्टेंट के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन नोट पढ़ लेंगे, दैट्स इट। सबके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। और ज्यादातर आप क्वेश्चंस देख लोगे, ये पहला कौन था, आखिरी कौन था, दूसरा कौन था और आखिरी से पहले वाला कौन था, इतने से ही आपकी निकल आएगी। क्योंकि हिस्ट्री में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। अब वो 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस अंदर घुस के नहीं पूछ सकता। आपका आईएएस का एग्जाम नहीं है जो उसको विस्तृत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं हिस्ट्री पे, तो कुछ सरफेस के भी पूछेगा और कुछ अंदर घुस के भी पूछेगा। यहां पर तो वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछेगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सरफेस वाला ही होने वाले हैं। तो मैं इतना अंदर घुस के पढ़ क्यों रहा हूं? वो तब की बात है जब मेरे पास 6-7 महीने पड़े हुए हैं, तो मेरे पास काफी समय है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ठीक है मैं अंदर घुस के पढ़ूंगा। पर अभी जैसे मेरे पास मान लीजिए 2-2.5 महीने ही पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उस केस में अंदर घुस के नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ सरफेस की ही स्टडी करूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। और मैं बता रहा हूं आपके 3 में से 2 क्वेश्चन 101% सरफेस से होंगे और वो आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात आ रही है समझ में आपकी? ठीक है, तो आपको वेरी बेसिक टू बेसिक की स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जीएस में। और जो कोई एक पर्टिकुलर आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, उस फेवरेट सब्जेक्ट में आप बढ़िया पढ़ाई करते चलो। अब जैसे कि जो कोई साइंस बैकग्राउंड से या कोई बीटेक बैकग्राउंड से, तो उसका साइंस अच्छा होगा, तो उस केस में साइंस अच्छे से आप पढ़ते चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लो, तो वहां पर आपका जो जितना भी पोर्शन होगा वो आपका यहाँ बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जीएस में आप कर पाओगे। तो मैंने यहां पर वही चीज वापस बताई है जीएस में इस स्लाइड में कि लगभग आपके 40 to 50% क्वेश्चन साइंस से आते हैं। साइंस पर स्ट्रेस करो, किसी भी टीचर के आप अच्छे नोट्स पकड़ लो, वहां से सॉल्व करो। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आपको नहीं पढ़ना है किसी भी तरीके से। कोई भी अच्छी एक एप्लीकेशन जागरण जोश जैसी आप डाउनलोड कर लो, बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं, आप अपने प्ले स्टोर में जाना, आप कई एप्लीकेशन देख पाएंगे। पर्टिकुलरली जो कि एसएससी के लिए हो वो आप लोगे ऐप डाउनलोड करोगे, जागरण जोश इज वन ऑफ देम, आप उसको कर सकते हो। उसमें डेली क्विज भी होते हैं और वीकली क्विज भी होते हैं। आप ये डेली या वीकली क्विज दोगे, ये आपके लगभग 5 मिनट में निबट जाएंगे। इतनी तैयारी बस मुझको करंट की करनी है, दैट्स इट, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए क्या करें सर? क्या करें, क्या पढ़ें बताओ? फिर से वही बच्चे, टू द पॉइंट स्टडी, सिर्फ आपको बुक्स और बुक्स लगानी है, ठीक है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस हैं वही लगाने हैं आपको। और जब भी आप इसको तैयार कर रहे होंगे, भी 2.5 महीना आप पढ़ना शुरू करोगे इसके लिए, ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे होगे तो उसके जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कहीं लिखते जाओगे। जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो रूल ऑफ ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट का नियम है हमारा, जैसे एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा 5 ही होगी, ठीक है, एक भुजा 7 है तो एक 24 होगी, तो एक 25 होगी,
ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके ट्रिपलेट का रूल हो गया, इस तरीके की चीजें आप कहीं लिख लो अपनी कॉपी पे, तो जब आप उनको लिख लोगे और जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको वो चीजें एकदम हैंडी होंगी, आप उनको तुरंत के तुरंत देख सकते हो। अब उसके लिए वापस कोई वीडियो देखने की या वापस आपको बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप अपने नोट करते चले जाओगे, ठीक है। अगर आप बात करोगे चैप्टर वाइज थोड़ी एनालिसिस सर बता दीजिए, तो देखो बेटा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि शॉर्टकट से सॉल्व होने चाहिए। तो आप ये देखो कि आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिल पाए, ऐसा मटेरियल मिल पाए जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट ये शॉर्टकट से सॉल्व हो रहे हो, क्योंकि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा इनको शॉर्टकट से सॉल्व करना जानता होगा और विद इन 30 सेकंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अगर आप ज्यादा समय लोगे तो आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बात करो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो लगभग 50% सिलेबस इसी से कवर हो जाता है। तो इन पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको देना है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चंस इससे ही पूछे जाते हैं। फंडा वही है कि वापस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक बात मेनली ये है कि आप जब भी कैलकुलेशन करोगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो, पेन और पेपर को साइड रख दो, ठीक है। बड़े से बड़ा सवाल हो आप उसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है, तो ऐसा हो गया। इसकी दूसरी इक्वेशन मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर मान लीजिए 7 है, इसको सॉल्व करना है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये लिखना नहीं है, आपको दिमाग से सॉल्व करना है। जिस दिन दिमाग से सॉल्व करना सीख जाओगे उस दिन एसएससी के क्वेश्चन आपको सारे हलवा लगने लगेंगे, उसमें कुछ भी आपको नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में ज्यादातर क्वेश्चन मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टायर 1 आपका सारे के सारे जो है शॉर्टकट से ही लगभग निकल जाएगा। टायर 2 के लिए हमको कॉन्सेप्ट भी चाहिए रहता है और साथ में शॉर्टकट भी चाहिए रहता है, तो हम दोनों चीजें उसके लिए सीखते हुए निकलना चाहिए हमको। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो। वही है, इसमें भी आप बैकवर्ड अप्रोच चाहो तो अपना सकते हो। 2016 या 2015 से एकदम बैक की तरफ जाओ आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे 2015 से। 2016 का पेपर काफी आसान था, पर 2015 से काफी आपके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, अगर टाइम आपके पास कम होता है तो आप 2015, फिर 2014, फिर 2013, 2012 तक जाकर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ्स में जितने भी पैटर्न के हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि 80% क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे तो मैंने 50% आपका बता दिया। अब अगर आप प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी शामिल करते हो तो 80% क्वेश्चन का आपका सिलेबस इसी से सॉल्व हो जाएगा। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आपके बहुत बड़ा चैप्टर, आपको बहुत समय लगेगा, 7 दिन लग जाए, 6-7 दिन लग जाएंगे आपको उसको पूरी तरीके से करने में। पर अगर आप इसको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हो तो उसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है, मुश्किल से एक सवाल उससे आएगा। तो 80% क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से आएंगे, नोट कर लीजिए इसको। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप टायर 1 की बात करते हो तो मेंसुरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज याद रखना। मेंसुरेशन बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव रहता है, बहुत कैलकुलेशन होती है मेंसुरेशन में, इसलिए लोग टायर 1 में नहीं देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंसुरेशन। मत पढ़ना टायर 1 के लिए। अगर समय कम हो तो, समय ज्यादा हो तो बेसिक चीजें जरूर पढ़ना। टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, डोंट रीड एनी कैट बुक। मैथ में आपको कोई भी कैट की बुक नहीं पढ़नी है। मैंने सिर्फ सर्वेश वर्मा को 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए रेफर किया था, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन आपके टायर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो टायर 1 के लिए आपको मेंसुरेशन भी बहुत ज्यादा इससे नहीं पढ़ना है। अगर आपको बस समय है तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, बट आप कोई भी कैट की बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के लिए। इंग्लिश में क्या करें सर, बताओ भाई। सबसे पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है कि ज्यादातर बच्चे आपके न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते हैं। न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वॉकैब जैसे आपको करनी होगी तो वॉकैब प्रीवियस ईयर से करो। इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, प्रीवियस ईयर से करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो आए वो करो पहले। ग्रामर भी आपको न्यूज़पेपर में नहीं ढूंढी जाती,
ग्रामर भी आपको सीधे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताई, उन स्टैंडर्ड बुक्स को सॉल्व करो। हमारे वीडियोस अगर आपने लिए हुए फिर तो आपको और कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। ये बुक्स जो है ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सारे जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस जितनी भी प्रैक्टिस शीट है सारे वीडियो सॉल्यूशन में है। यानी कि अगर कोई ऑप्शन आपका सही है तो वो क्यों सही है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात रहती है जो ये 3 ऑप्शन गलत हैं, ये 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। जिस दिन ये सीख जाओगे कि ये 3 ऑप्शन गलत क्यों है, उस दिन आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। वहां लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है कि कोई चीज अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो यहां पर वो ऑप्शन गलत क्यों हो गया। अब दूसरी बात यह है कि आपको एक साथ एट अ स्ट्रेच कोई भी चीज नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने या इडियम फ्रेजेस करने, तो ऐसा नहीं आप बैठे और आपने जो है 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया। नहीं, आप रोज कुछ कुछ करो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने आज 20 पढ़ लिए, अगले दिन आपने इडियम फ्रेजेस 20 पढ़ लिए, फिर आपने 20 या 50 आपने वोकैब के वर्ड्स पढ़ लिए, साथ में आप ग्रामर करते चलो। ठीक है, एक साथ आपको नहीं करना है। जब भी आप कोई भी चीज एक साथ करते हो तो वो चीज सब मैसअप हो जाती है, सब मिक्स हो जाती है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए हम कोई भी एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं करेंगे, पर्टिकुलर लंबे इंटरवल में हम उसको करते चलेंगे। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई है कि ग्रामर का आप चैप्टर पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे समझो, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो वो आप करते चलो। लगभग 1 महीने पहले एग्जाम से आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। 1 महीने पहले आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, क्योंकि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी होता है, उससे भी ज्यादा उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट जरूरी होता है। इसलिए हम उन कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट क्लास में आप मिक्स क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी होते हैं, वो भी जरूर करना। जैसे कि आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की, नाउन की कर ली, प्रोनाउन की कर ली, पर उसके अलावा लास्ट क्लास में आप सब मिक्स, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पता नहीं है इसमें नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर है, वर्ब की एरर है, टेंस की एरर है, वैसे क्वेश्चंस आप जरूर करना। उस वही आपकी प्रिपरेशन को सही शेप दे पाएंगे। चलो ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, टेस्ट सीरीज किस तरीके से हमको इफेक्टिवली देनी चाहिए जिससे कि हम टॉपर बन सकें, या रिवीजन हमको किस तरीके से करना चाहिए इफेक्टिवली, जिससे कि रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इफेक्टिवली कैसे रिवीजन करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, वो जल्दी ही मैं आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स चाहिए हो या हमसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.easytricksclasses.com। आप हमसे जो नंबर लिखे हुए हैं इन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9821332864 या फिर 0827990555, या फिर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं info@easytricksclasses TRICKS पर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।